नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। मी लॉर्ड गुस्सा गए हैं, बहुत सख्त नाराज हैं। योर लॉर्डशिप ने कहा है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों गुस्सा है? उसका कारण है एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में छपी हुई ये मासूम पंक्तियां। इसमें दिखाया गया है कि जुडिशरी में टोटल पेंडिंग केसेस कितने हैं, टोटल मामले कितने हैं, और इसमें एक वाक्य लिखा हुआ है करप्शन इन द जुडिशरी। इसी का स्वतः संज्ञान लिया। हालांकि स्वतः संज्ञान लिया या कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने संज्ञान लिवाया, ये कैसे कहा जाए, लेकिन जब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे मामले को ले गए तो जज साहब ने कहा कि उनके संज्ञान में ये बात है, और तल्ख टिप्पणियां की। कहा कि किसी को इस साजिश में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद तुषार मेहता भागे भागे गए। इस पर मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, और तुषार मेहता ने कहा कि सब कुछ ठीक है माई बाप, हुजूर माफ कर दीजिए, बच्चों से गलती हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि हेड्स मस्ट रोल ऑन, यानी बलि देनी होगी। किसकी बलि देनी होगी? तो भाई एनसीईआरटी के निदेशक से भी पूछा जाए, फलाने से भी पूछा जाए, ढिमाके से भी पूछा जाए। एनसीईआरटी की करीब 2.5 लाख किताबों को वापस लिया गया। जो 38 लोग खरीद चुके थे वो उस किताब को, उनकी तलाश जारी है। और इन सब के बीच डिजिटल फुटप्रिंट हटाने को भी कह दिया गया। अब मुझे यह डर है कि कहीं मेरे ऊपर ब्लास्फेमी का केस न कर दें माई बाप, मिलॉर्ड, क्योंकि मैंने वो कागज दिखा दिया है। कभी मिलॉर्ड कहते हैं कि कागज दिखाना होगा, कभी कहते हैं कि नहीं दिखाना होगा। बहुत गुस्से में है, सख्त गुस्से में है। इतने कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी, जो अक्सर कई मुद्दों पर महीनों खामोश रहते हैं, उन्होंने भी कैबिनेट में फटकार लगा दी। शिक्षा का मामला था, उन्होंने कहा कि हम 8वीं कक्षा के बच्चों को ये क्या पढ़ा रहे हैं। हालांकि यूजीसी वाले मामले पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है, ना ही उन्होंने फटकार लगाई, ना ही उन्होंने कोई बयान दिया। हमारे प्रधानमंत्री समय पर बोलते हैं, समय पर मौन साधते हैं। जैसे गौरक्षकों के मामले पर वो तुरंत बोल चुके थे। रोहित वेमुला के लिए उनकी आंखें भर आई थी, जो कि नकली सर्टिफिकेट धारी एक तथाकथित दलित था, जो ठीक ठाक जेआरएफ धारी था, उसकी थीसिस लटकी हुई थी, वो ठीक ठाक पार्टीज भी करता था और तमाम चीजें। और उसने जो आखिरी खत लिखा था उसमें अपनी पार्टी के लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया था। बहुत सारे अंत का पैराग्राफ उसका काला कर दिया गया था। लेकिन वो दूसरी बात है। मिलॉर्ड गुस्से में है, कह रहे हैं कि ऐसे कैसे आप भ्रष्टाचार की बात कर देंगे। सही बात है माई बाप, आप न्यायालय हैं, बिना सबूत के मानते नहीं हैं। तो जरा एक फोटो दिखाना चाहता हूं सर आपको। और सर, चूंकि मैं पत्रकार हूं और थोड़ा बहुत कानून मैंने भी पढ़ा है, तो मैं आपको माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप वगैरह नहीं कह पाऊंगा। मैं आपको अधिक से अधिक सर कहूंगा, सम्मान दूंगा। ये व्यक्ति कौन है? इस पर आपने इतना स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया था? और विडंबना देखिए कि आप एनसीईआरटी की बात पर संज्ञान किसके कहने पर ले रहे हैं? उस अभिषेक मनु सिंघवी के कहने पर, जो व्यक्ति अपने केबिन में जज बनाने की अद्भुत प्रक्रिया और क्वालिफिकेशन जारी कर रहा था। आपने आज तक कोलेजियम पर संज्ञान नहीं लिया कि 30-35 परिवारों ने किस तरह मिलकर भारत की न्याय व्यवस्था को रक्कासा के पांव की वह पाजेब बना दी है, जिसके झनक सुनने के लिए भी चांदी के सिक्कों की दरकार होती है। आपने आज तक कभी स्वतः संज्ञान नहीं लिया कि जजों की नियुक्ति के मामले में कोई पारदर्शिता क्यों नहीं है, कोई एग्जाम क्यों नहीं है। आपके यहां माई बाप
सबसे कम लोगों ने अपनी संपत्ति निर्गत की है, सार्वजनिक की है, जबकि आप हरेक को फरमान देते रहते हैं। आपके फरमान के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी है, तमाम लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन आपको सारी चीजों से इम्यूनिटी मिली हुई है। आप चलते फिरते खुदा मियां हैं साहब। लेकिन ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर है जस्टिस यशवंत वर्मा की। 2025 में उनके आधिकारिक आवास पर आग लगी। कमाल की बात है। और आग जब बुझाने जो लोग आए तो पता चला कि बहुत भारी मात्रा में, बहुत भारी संख्या में जले अधजले नोट मिले। नाली चौक हो गई थी, करोड़ों रुपए मिले। और इसका वीडियो 5 दिनों बाद जारी किया उस समय के सबसे बड़े माई बाप ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन संजीव खन्ना ने, और कहा कि भाई हमने तो ये कर दिया है। 3 हाईकोर्ट जजों की इन हाउस समिति बनाई, इन हाउस, इन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, ये पूरे देश से, संविधान से सबसे ऊपर है। समिति ने उन्हें दोषी पाया और हटाने की सिफारिश की। आहा, कितना बड़ा मामला है। केंद्र सरकार संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाती है। फिलहाल अभी की जो स्थिति है, वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पदस्थ हैं। मतलब दिल्ली में तो इन्होंने गंध मचा दी, अब जाओ यार इलाहाबाद का बिल। और महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चल रही है। लोकसभा स्पीकर ने फरवरी 2026 में जांच समिति का पुनर्गठन किया है। सर, इस पर आपको संज्ञान नहीं याद आया? इस पर आपकी भवें नहीं तनी? इस पर गुस्सा नहीं आया? इस में आपको किसी साजिश की बू नहीं आई? जिस तरह आपने कहा हेड्स मस्ट रोल ऑन, तो फिर ये बदनुमा दाग आपके दामन पर क्या कर रहा है? हालांकि आप लोग काला कोट पहनते हैं सर, लेकिन क्या आप लोगों की आत्मा उससे भी काली हो गई है? आगे कुछ और नाम बताता हूं, ये नहीं है। मैं बच्चा था, किशोर था, जस्टिस वी रामास्वामी का मुकदमा बड़ी जोर शोर से आया था। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वित्तीय अनियमितताओं का आरोप था। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव आया, लेकिन राजनीतिक कारणों से पारित नहीं। कहां है आज वो? एक दिन की सजा नहीं हुई। पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन पर महाभियोग चला था, लेकिन सब ने मिलकर बचा लिया। क्या विधायिका, क्या न्यायपालिका, और क्या प्रेस, और क्या मुकदमा। तब आपको वो याद करके संज्ञान थोड़ा सा। आइए 2009-11 में चलते हैं सर। जस्टिस सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं। उन पर ट्रस्ट के फंड का दुरुपयोग का आरोप लगा। राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। लोकसभा में वोटिंग से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत बड़ी सजा मिल गई, है ना सर? बच्चे अगर जान लेंगे सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार है तो आए बाप, कैसा कैसा तो हो जाएगा। देश की इमारत हिल जाएगी, चूल्हे उखड़ जाएंगी, बुनियाद हिल जाएगी, ढह जाएगी। लेकिन ये क्या चल रहा है सर? अच्छा, आगे उसी दौरान आपके कर्नाटक हाई कोर्ट में भी एक जस्टिस वी दिनकरण थे। उन्होंने भी काफी माल। अब देखिए, मैं मुझ पर भाई महाभियोग मत लगाइएगा, मैं ब्लास्फेमी का आरोप मत लगाइएगा, लेकिन जमीन कब्जा और भ्रष्टाचार के आरोप थे। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बचाव किया। ये तो मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कही सर, लेकिन आपकी न्यायपालिका में आप जो बोल रहे हैं ना, एक फोटो आपको और दिखाता हूं। आपने कसम खाई है सर। रजिस्ट्रार जो होते हैं वो 20-20 वर्षों से और यही केसों को लगाते हैं ना, कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा। और जजों की दिलचस्पी सर,
क्यों इतनी रहती है तमाम मामलों में, को छोड़कर केवल जमानत के मुकदमे सुनने में क्यों इतनी दिलचस्पी है जजेस की? ये आपने स्वीकारा है सर। रजिस्ट्री के कामकाज को अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो अपने कर्तव्य में विफल हो जाऊंगा। आपके एक पूर्ववर्ती थे गवई साहब, वो तो लोगों को भेज देते थे कि जाओ अपने भगवान से मांग लो। सर ऐसा है कि 2016 से 2025 के बीच 8600 से अधिक शिकायतें सिटिंग जजेस के खिलाफ हुई हैं। 8600, आप समझ रहे हैं? 8600। और ये डेटा मैं नहीं कह रहा हूं सर, लोकसभा में पेश किया गया है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 7000 से अधिक भ्रष्टाचार के मामले अभी भी देश भर की अदालतों में ट्रायल के लिए लंबित है। इनमें से लगभग 400 मामले 20 साल से अधिक समय से लंबित है। सर ये सब डेटा सामने है सर। मैं अभी जमीन की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं अभी पेंडिंग केसेस की बात नहीं कर रहा हूं सर, कि परदादा ने केस किया और हम लड़ रहे हैं, हमारे भाई लड़ रहे हैं ना। वो सब तो अभी सर, आप इतने उच्चासन पर बैठे हुए हैं सर, आप तो सरमन ऑन द माउंट देते रहते हैं। आप कभी कार्यपालिका को बताते हैं कि कैसे काम करना है, चलो ऐसे करो, कभी आप विधायिका को डांटते हैं। सर मेरी मां कहावत करती थी कि अपना आंख से अपन कपार नहीं दिखे छे, कपाल को मैथिली में कपार कहते। लेकिन आईना तो देखते होंगे ना सर आप, उसको देख के भी कुछ नहीं लगता है? मैं ये सभी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो भी हो, ये किसको नहीं पता है सर कि नाबदान बन चुके हैं, गंधा रहे हैं, बदबू मार रहे हैं। आपकी जुडिशरी, सो कॉल्ड जो न्यायपालिका है, वो अन्याय पालिका है सर, सॉरी टू से। गंध मार रही है। आपसे अपने घर की सफाई नहीं हो रही है और आप बच्चों के ऊपर और एनसीईआरटी के ऊपर आप चौड़ा ले रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि दूसरी संस्थानों में नहीं है, मतलब आप भ्रष्टाचार की स्वीकृति दे रहे हैं इस देश को। आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो रहेगा ही, है ना। अब आइए जरा आपकी छुट्टियों की बात करें और पहले पेंडिंग केसेस की बात कर लें। आपके यहां सर 90,000 केस लंबित है, 90,000। हाई कोर्ट्स जो 24-25 हाई कोर्ट्स हैं देश भर में, उनमें करीब 63.66 लाख केस लंबित, यानी 63,66,000। जिला और तालुका यानी जिनको हम लोअर कोर्ट्स कहते हैं, लगभग 4.5 करोड़ केस लंबित हैं सर। इनमें से बहुतेरे तो 20 साल से ज्यादा समय से लंबित है। आपकी क्षमता और जजों की कमी वगैरह पर बाद में बात करेंगे, पहले आइए जरा छुट्टी की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को औसतन 6 से 7 हफ्ते, 1.5 से 2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, जो गर्मी, समर वैकेशन, गर्मी लगने लगती है, क्योंकि हमने बदला नहीं है सर, प्रारूप कुछ भी नहीं बदला है हमने। अंग्रेज जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही। तो अंग्रेज लाट साहबों को छुट्टी चाहिए होती थी, भाई गर्मी, ब्लडी इंडियंस डैम हॉट, तो जाते थे ठंडी जगहों पर। अभी तक आप लोग वही कर रहे हैं। सर्दी में सर्दी लगती होगी, मजा आता होगा तो खेलने कूदने जाते हैं। आप एनसीईआरटी को समझाने से पहले जरा ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट साल भर में 200 दिन मैक्सिमम काम करता है, 165 दिन बंद रहता है साहब। ये शर्मनाक नहीं है?
इस पर हेड्स मस्ट रोल ऑन नहीं होना चाहिए, हेड्स मस्ट रोल ऑन, क्योंकि एक सच, एक पैराग्राफ लिख दिया गया। आपकी न्यायपालिका दूध से धुली हुई है क्या? आप सारे लोग चलते फिरते खुदा मियां हैं क्या? आप कौन हैं? मैं इस देश का एक सामान्य नागरिक, एक पत्रकार होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन हैं साहब? आप हमारे पेड सर्वेंट हैं ना इस देश की जनता के। क्यों पटना हाईकोर्ट में माननीय के लिए अलग रास्ता? क्यों? क्यों आप लोगों को इतनी छुट्टियां मिलेंगी? क्यों आप ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतेंगे? क्यों 30-35 परिवार मिलकर इस देश की न्यायपालिका को बंधक बनाएंगे? क्यों? क्यों आप भारतवर्ष के लोगों को, भारतीयों को सम्मान से ट्रीट नहीं करेंगे? आपको क्यों माय लॉर्ड कहा जाए? क्यों योर लॉर्डशिप कहा जाए? और आप जानते हैं आप कहां बैठे हैं सर? आप इस देश की एकमात्र वो सबसे ऊंची इमारत है जहां इस देश का कोई भारतीय प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ऐसा है सर, इसलिए बहलाइए मत। और एनसीईआरटी पर नहीं, और आज 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो आ रहे हैं। आपके पूर्ववर्ती सोशल मीडिया वालों को धमकी दे रहे थे कि बहुत सारी चीजें बक रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं साहब? कौन सी ऐसी गलत बात है? मैंने फैक्ट्स दिए हैं, फिगर्स दिए हैं, इसको काउंटर कीजिए, बता दीजिए। जब तक जस्टिस यशवंत वर्मा को आप नहीं हटाएंगे, वी रामास्वामी को बचाएंगे, वी दिनकरन को बचाएंगे, तब तक, जब तक आप कोलेजियम के नाम पर 25 से 30 परिवारों की धांधली चलवाते रहेंगे इस देश में, जब तक आप ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, आपकी कौन सी परीक्षा होती है? आप लोगों की इन्हीं सब चीजों की वजह से इस देश ने एक ऐसा भी दौर देखा है जब इस देश की एक सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को सीजेआई बना दिया है जिसके पास कानून की डिग्री तक नहीं थी। इस देश ने ऐसी सरकारों को भी देखा है कि पहले कोर्ट में बिठाया, हाई कोर्ट में बिठाया, फिर चुनाव लड़वाया, फिर सुप्रीम कोर्ट भेजा। क्या कर रहे हैं आप लोग? और न्यायिक सुधार की बात जहां हो, आपके यहां तो सर मैं चढ़ भी नहीं सकता। मैं नहीं चढ़ सकता तो सोचिए गांव का वो रामू भोलू कैसे चढ़ेंगे? और जानते हैं सर, आप लोगों को जो शुरुआती 4 मामले जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट भारत में ढंग से व्यवस्थित हुआ, वो किसके थे? एक वेश्या के थे, एक शराबी के थे, एक काला बाजारिया के थे। इस पर अलग से एक एपिसोड करके बताऊंगा। और आप गैग ऑर्डर्स निकालते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी के उस वीडियो को बंद करवाते हैं, और वो खड़ा होकर बड़ी शान से वो काला कोट पहन के, आपको तनिक भी शर्म नहीं आती है सर? सर, इस देश में हर एक तंत्र में घुन लग चुका है। आपके कुछ फैसलों ने उम्मीद जगाई थी, लगा था कि हां शायद न्यायिक सुधार का रास्ता प्रशस्त हो रहा है, लेकिन ना, आप भी वही निकले, वहीं फंस गए। अपने हितों पर बात आई तो बस भवें तन में। अस्तु, देश की जनता है, जानती है, सब देख रही है। तो देवियों और सज्जनों, फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा विराम लेंगे। व्यालोक वाणी को आप लोग जितना स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज बरसाते रहिए। इस वीडियो में अगर आपको लगे कि मैंने सच्ची बातें कही है, कुछ भी अच्छा लगे, तो प्लीज इसे बढ़ाइए, आगे प्रसारित करवाइए, क्योंकि आप ही लोग मेरी सच्ची ताकत है। और इस वीडियो के बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसलिए प्लीज बेल आइकॉन दबा के रखिए ताकि आपको पता चले कि व्यालोक वाणी पर अगला क्या आने वाला है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए आज्ञा। जय जय सिया राम।